कलगी बाजरे की कविता इसके लिए उद्धृत की जाती है कि प्रयोगवाद में कैसे प्रयोगों पर बल दिया गया था। आज्ञे ने स्वयं अपनी कविताओं में वस्तु और शिल्प के स्तर पर तरह तरह के प्रयोग किए थे। यह कविता उनके प्रयोगों में से एक है जिसका उदाहरण दिया जाता है बार बार। हरी बिछली घास दौलती कलगी बाजरे की, दौलती कलगी छरहरी बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कुई, टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी तुम्हारे रूप के, तुम हो निकट हो इसी जादू के, निजी किस सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की, आज हम शहरातियों को पालतू मालंच पर संवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर दौलती कलगी अकेली बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। शब्द जादू हैं, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? यह कविता प्रेयसी को संबोधित करता है, प्रेमिका को संबोधित करता है, प्रेयसी को संबोधित करता है। और कवि उस प्रेयसी को संबोधित करते हुए उसके सौंदर्य के उपमान के रूप में बिछली घास और बाजरे की कलगी को चुनता है। और इन नवीन उपमानों के चयन के पीछे कवि का अपना तर्क है। आगे ने यह स्वीकार किया है, यह मत व्यक्त किया है कि मनुष्य पशु से अगर अलग है तो उसका एक कारण यह है कि मनुष्य प्रतीक चुन सकता है, प्रतीक बना सकता है, प्रतीक रच सकता है। और आगे कहते हैं कि जो स्वस्थ कविता या साहित्य है वह प्रतीकों की रचना में सक्षम है। अगर वो ऐसा करने में सक्षम न हो तो वह जड़ हो जाता है। प्रयोगवादी कवियों ने इसीलिए कविता में नए नए प्रतीकों का चयन किया है। एक कवि अजित कुमार हैं, वो चांदनी के बारे में लिखते हैं कि चांदनी चंदन सदृश हम क्यों लिखें, मुख हमें कमलों सरीखे क्यों दिखें। हम लिखेंगे कि चांदनी उस रुपए सी है कि जिसमें चमक है पर खनक गायब है। आगे अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हैं।
हरी बिछली घास, कि तुम हरी घास हो, बिछलने वाली घास हो, फिसलन से युक्त घास हो। हरापन जीवंतता का प्रतीक है, हरितिमा जिंदा दिली का प्रतीक है, रस का प्रतीक है। बिछलन उसकी ऊर्जा का प्रतीक है, उसकी कोमलता का प्रतीक है, उसकी चमक का प्रतीक है, उसकी आभा का प्रतीक है। डोलती कलगी छरहरी बाजरे की, या हिलती डुलती हुई बाजरे की कलगी हो तुम। कवि तर्क देता है कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, आदिकाल से लेकर अब तक की कविताएं तुम पढ़ते चले आ रहे हो, और विद्यापति को पढ़ाते हुए, सूरदास को पढ़ाते हुए, अन्य कवियों को पढ़ाते हुए, पढ़ते हुए भी तुमने ये देखा होगा कि सौंदर्य के कुछ तयशुदा उपमान हैं जिनको कवि बराबर प्रयोग करते रहते हैं, और कुछ उपमान इतने रूढ़ हो गए हैं कि प्रायः कवि उसका ही इस्तेमाल करते हैं। कमल है, मछली है, इस तरह के जो उपमान हैं, आगे उन उपमानों का प्रयोग नहीं करना चाहते। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, कि डूबते हुए सूर्य के समय आकाश में जो लालिमा छा जाती है, उस छाती हुई लालिमा मैंने डूबते हुए सूर्य के बीच आकाश में जो तारा चमकता है, वही तारा जिसके बारे में निराला संध्या सुंदरी कविता में लिखते हैं, हंसता है तो केवल तारा एक, गुंथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। उसी तारे की ओर आगे ने अपनी एक कविता, उगा तारा शीर्षक से वो कविता है, उस कविता में उसी तारे के बारे में आगे लिखते हैं कि उगा तारा मैंने देखा नहीं कि कब बुझ गया लाल आलोक सूर्य का, पर जब देखा यही क्या कि पेड़ों चट्टानों में उलझी हारी हुई लालिमा में द्योतित है शुक्र अकेला तारा। उस तारे को शुक्र तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं। वह तारा सबसे पहले उदित होता है, सबसे ज़्यादा चमकता है, सबसे अंत तक बना रहता है। उसी तारे को आगे कविता में आता है कि शुक्र अकेला तारा तब से चमक रहा है, कितने हार चुके हैं सूरज, कितनी हेरा गई लालिमा, कितने पत्रहीन सूखे पेड़ों में, लो प्रणाम लो तारे आँखों के प्राणों के, सूनी संध्याओं के एक सहारे। दिन जो सूर्य से द्योतित होता है, प्रकाशित होता है, मानो सूर्य की भूमिका का निर्वाह आगे चलकर वह तारा शुक्र तारा कर रहा होता है।
इसलिए अज्ञेय उसके प्रति श्रद्धा निवेदित कर रहे हैं। इस कविता में अज्ञेय कहते हैं कि अगर मैं अपनी प्रेमिका को उस तारिका से भी संबोधित नहीं करता, वहाँ तारा है, चूंकि यहाँ प्रेसी प्रेमिका का संदर्भ है तो कवि ने उस तारा को तारिका बना लिया है। ये तारिका उस तारे के प्रकाश के लिए भी इसका अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। या शरद के भोर की निहार नहाई कुई टटकी कली चंपे की वगैरह, या शरद के भोर की, इस समय का जो मौसम है वहाँ भोर में जो कुई कुमुदनी कमल की प्रजाति का एक पौधा फूल कुमुदनी जो रात में खिलता है, कि या शरद के भोर की निहार नहाई कुई, ओस से नहाई हुई कुमुदनी यदि मैं तुमको नहीं कहता, टटकी कली चंपे की, या चंपे की ताजी कली मैं तुमको नहीं कहता। प्रेमिका के लिए ये सारे उपमान हैं। कवि कह रहा है कि अगर मैं इन सारे उपमानों से तुमको संबोधित नहीं कर रहा हूँ, इन सारे प्रतीकों से मैं तुमको प्रतीकित नहीं कर रहा हूँ, तो इसका कारण है। वगैरह तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, तो इसका कारण यह नहीं है कि मेरा हृदय उथला है, कम गहरा है, मेरे प्यार में गहराई नहीं है, मेरा हृदय शून्य है, ऐसा नहीं है। या कि मेरा प्यार मैला है, या कि मेरा प्यार मैला है, अगंभीर है, अपवित्र है, बल्कि केवल यही, इसका कारण केवल यही है। ये उपमान मैले हो गए हैं, कि ये उपमान मैले हो गए, मैले हो गए हैं अर्थात बार बार इस्तेमाल हुए हैं। कोई चीज़ बार बार इस्तेमाल हो तो वो चीज़ मैली हो ही जाती है। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कुई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही, ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, इन प्रतीकों के देवता कूच कर गए हैं, मर गए, भाग गए। देवता अर्थात उन प्रतीकों का वह सब कुछ जिनके कारण उनका अर्थ है, उन प्रतीकों का प्राण तत्व रस तत्व समाप्त हो गया है। उन प्रतीकों की सारी ऊर्जा, सारी अर्थवत्ता, सारी अस्मिता समाप्त हो गई। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। अब कवि एक दूसरा अप्रस्तुत विधान सामने लाता है। देखो, अब तो ज़्यादातर बर्तन स्टील के इस्तेमाल होते हैं या कुकर इस्तेमाल होता है, और बर्तन मांजने के भी
तरह तरह के उपकरण आ गए हैं। यह कविता जब लिखी जा रही थी तो उस समय स्टील के बर्तनों का प्रचलन नहीं था, मिट्टी का बर्तन भी नहीं था। पीतल का, कांसे का बर्तन होता था जिसको फूल का बर्तन भी कहते थे। और शादी विवाह में जो उपहार में जिसका सही अर्थ दहेज होता है, जो बर्तन मिलते थे उसमें फूल के अलग अलग आकारों के बर्तन मिलते थे, क्योंकि कहीं कहीं संयुक्त परिवार होते थे तो वहाँ बड़े बर्तनों की ज़रूरत होती थी, कहाँ छोटे परिवार होते थे तो छोटे बर्तनों की ज़रूरत होती थी। तो उस जो फूल के बर्तन होते थे उसमें उसका जो ये नीचे वाला हिस्सा होता था वो पॉलिश किया हुआ होता था और ज़्यादा चमकदार होता था। बाकी हिस्से से वो हिस्सा ज़्यादा चमकदार होता था। मान लो ये है तो इतना हिस्सा ज़्यादा चमकदार होता था, पॉलिश किया हुआ होता था। उसको मुलम्मा कहते थे। मुलम्मा उसको मुलम्मा कहते हैं। बासन बर्तन साफ करने का उपकरण, जिसे बर्तन माजा जाता है, साफ किया जाता है रगड़ रगड़ के। तो अब तो उसके लिए प्लास्टिक का, फिर टिन का की चीज़ें आ गई हैं, कपड़े की चीज़ें आ गई हैं, कागज़ की चीज़ें आ गई हैं। उस समय सूखे पत्ते इस्तेमाल किए जाते थे बासन के तौर पर। और चूँकि जो भोजन बनता था वो गैस चूल्हे पर नहीं बनता था, बीच के दिनों में स्टोव चलता था। स्टोव के समय की भी बात नहीं है, वो भोजन चूल्हे पर बनता था। जब चूल्हे पर बनता था भोजन तो सबसे ज़्यादा वो नीचे वाला हिस्सा ही उस पर आता था, वो जलता था तो जल्दी से वो काला होता था। इसीलिए उसको ज़्यादा चमकदार बनाया जाता था कि उस पर उस धुएं का असर कम हो, लेकिन साफ तो करना होता था। इसलिए जब उस बर्तन को साफ किया जाता था तो पत्ते से खूब रगड़ रगड़ कर साफ किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे बर्तन पुराना होता जाता था वैसे वैसे वो चमक कम होती जाती थी और धीरे धीरे बर्तन का पूरा रंग एक जैसा हो जाता था। तो आगे उस पूरी प्रक्रिया को यहाँ उदाहरण के तौर पर और प्रस्तुत के तौर पर रखते हैं कि कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। ऐसे ही उन प्रतीकों का इतना अधिक इस्तेमाल हुआ है कि प्रतीक अपना अर्थ खो चुके हैं। जैसे अगर आज तुम में से किसी को कोई कहे कि कहिए नेताजी क्या हालचाल है, तो तुमको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। और नेताजी किसको कहते थे? सुभाष चंद्र बोस। कहाँ सुभाष चंद्र बोस? सम्मान के साथ नेताजी का संबोधन होता था और वो नेताजी शब्द आज इतना घिस गया है कि किसी को नेताजी कहने पर उसको अच्छा नहीं लगता है। तो प्रतीक बराबर इस्तेमाल किए जाने पर धीरे धीरे वो अपना अर्थ खो देते हैं। तो चूंकि अब ऐसे प्रतीक अपना अर्थ खो चुके हैं, जैसे जब समय बदलता है संवेदनाएं बदलती हैं और नए संवेदन को नई भाषा में नए प्रतीकों में ही व्यक्त किया जा सकता है। समय जैसे जैसे जटिल होता गया है वैसे वैसे कविता के सामने संकट बढ़ता गया है और कवियों ने नए नए प्रतीकों का इस्तेमाल किया है अपने समय की संवेदना को व्यक्त करने के लिए।
कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी। फिर अपनी प्रेसी को संबोधित करता है कि मैं ऐसा जब कर रहा हूँ तो क्या तुम इसको जान नहीं पाओगी, समझ नहीं पाओगी, पहचान नहीं पाओगी मेरे भाव को। तुम्हारे रूप के तुम हो निकट हो, इसी जादू के निजी किस सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी। तुम्हारे रूप के, तुम्हारे सौंदर्य के तुम हो निकट हो, अपने सौंदर्य के, अपने रूप के तुम निकट हो। तुम उसको समझ पाओगी जिस कारण से मैं नए प्रतीकों का चुनाव करना चाहता हूँ। उसको तुमसे अच्छे ढंग से और कौन समझ सकता है। तुम ही अपने सबसे करीब हो, तुम्हारे सौंदर्य के सबसे करीब तुम ही हो। मैंने तुम्हारे सौंदर्य के लिए दूसरे सारे उपमान कमतर साबित हो रहे हैं तुम्हारे सौंदर्य के आगे। तो तुम मेरे इस भाव को अच्छी तरह से समझ सकती हो। इसी जादू के, मैंने तुम्हारे रूप के जादू के, तुम्हारे सौंदर्य के जादू के असर में निजी की सहज गहरे बोध से, गहरी समझ से, तुम्हारे सौंदर्य की गहरी समझ से, उस सौंदर्य को व्यक्त करने के लिए आकुल होकर, उस गहरी चाह से, इच्छा से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ और पूरे प्यार से मैं तुमको संबोधित करना चाहता हूँ। अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम, कि मैं तुमको बिछली घास कहना चाहता हूँ। बिछली घास से मैं तुम्हारी उपमा देना चाहता हूँ। लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की, हवा में लहराती हुई बाजरे की कलगी के रूप में मैं तुमको संबोधित करना चाहता हूँ। तो क्या तुम हमारी इस बात को समझ नहीं पाओगी। एक विरोधी चित्र कवि खड़ा करना चाहता है, उसके माध्यम से अपनी बात फिर आगे बढ़ाना चाहता है। आज हम शहरातियों को पालतू मालंच पर संवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा, ऐश्वर्य के बाद औदार्य का, इस किताब में छूट गया है, मैं उसको जोड़ देता हूँ। हाँ, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा, एक प्रतीक बिछली घास है या शरद की सांझ में सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। आज हम शहरातियों को, शहरातियों शहर में रहने वालों, देखो गांव और शहर दोनों अलग अलग जीवन पद्धतियों के लिए जाने जाते हैं। गांव का जो संबंध होता है वह प्राथमिक संबंध होता है। नगर का जो संबंध होता है वह द्वितीयक संबंध होता है। प्राथमिक संबंध अर्थात सीधा संबंध, अनौपचारिक संबंध, घनिष्ठ संबंध। द्वितीयक संबंध अर्थात औपचारिक संबंध, कृत्रिम संबंध।
इसीलिए जो गांव से शहर जाता है, फिर जब गांव वापस आता है तो लोग कहते हैं कि ये शहर से लौटकर आए। अभी जिस कवि का कल देहांत हुआ है, कौन? मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल की एक छोटी सी कविता है शहर में। उस कविता में वो कहते हैं, मैंने शहर को देखा, मैं मुस्कराया। वहाँ कैसे रह सकता है कोई, यह जानने में गया और वापस न आया। गांव का एक व्यक्ति शहर में गया यह जानने के लिए कि यह भी कोई रहने की जगह है, और जब वो गया उसको जानने के लिए तो वापस न आया। क्या अर्थ है? वो शहर में ही रह गया, एक अर्थ इसका हो सकता है, लेकिन गहरा यह अर्थ यह है कि वह जो था उसी रूप में वापस नहीं आया। तो एक कृत्रिम संबंध शहर का होता है। राजेश जोशी नाम के कवि हैं, उन्होंने लिखा है कि बाबा को जानता था सारा शहर, पिता को 4 मोहल्ले के लोग जानते थे, मुझे नहीं जानता मेरा पड़ोसी मेरे नाम से। अब परिवार के सारे लोग साथ साथ केवल एल्बम में रहते हैं। आगे कहते हैं, आज हम शहरातियों को पालतू मालंच पर संवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की साँझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। आज हम शहरातियों को पालतू मालंच, मालंच बंगला का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि घर में लगाई हुई वाटिका, बागीचा, फूल पौधों की बागीचा, जैसे जिनके घरों में जगह होती है उसको सजाने संवारने के लिए लगा लेते हैं। और पालतू मालंच, यहाँ पालतू शब्द जोड़ने का आशय यह है कि यह जो रचना होती है वह, उसमें वो उन्मुक्तता नहीं होती है। व्यक्ति अपनी रुचि के हिसाब से फूल पौधों का चयन करता है और उनका विकास भी उस वाटिका लगाने वाले की रुचि पर निर्भर करता है। अगर वो तय करेगा कि इतना बड़ा पौधा होना चाहिए तो पौधों को काट छाट कर इतना बड़ा कर देगा, अगर उसको लगेगा इतना बड़ा होना चाहिए तो उतना बड़ा कर देगा। तो उसका जो स्वाभाविक विकास है, जो स्वाभाविक सौंदर्य है, वह सामने नहीं आ पाता है। तो कवि कहता है कि पालतू मालंच पर संवरी जूही के फूल से उस वाटिका में संवार करके जो जूही के पौधे लगाए गए हैं उसमें जो जूही का फूल है, कवि कहता है कि उस जूही के फूल की तुलना में यह बिछली घास और बाजरे की कलगी हमारे ज़्यादा उपयुक्त है, हमारे ज़्यादा काम के है, तुम्हारी उपमा देने के लिए। सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है। सृष्टि के विस्तार का, इस सृष्टि का जो विस्तार है, जो खुलापन है, उसका जो सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, औदार्य है, उदारता है, कवि कहता है उस सृष्टि का विस्तार, उसका औदार्य, उसकी उदारता, उसका खुलापन, उसका सौंदर्य, यह सब अगर समा सकता है, आ सकता है, तो उसका कहीं सच्चा
कहीं प्यारा, एक प्रतीक बिछली घास है। उस हरी भरी फिसलन से युक्त घास में वो सृष्टि का सारा विस्तार समा सकता है, सृष्टि का वह ऐश्वर्य समा सकता है, सृष्टि का की वह उदात्तता, वह उदारता समा सकती है। या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की अकेली कलगी सूनी साँझ में हवा में लहराती हुई बाजरे की कलगी उस सृष्टि के विस्तार को, उसके औदार्य को, उसके ऐश्वर्य को संकेतित करने वाली है। यह हमारे ज़्यादा काम की है। इसका विकास, नैसर्गिक विकास इसका है, इसमें उन्मुक्तता है, इसमें प्रकृति का सौंदर्य जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, स्वाभाविक सौंदर्य इसमें बना हुआ है। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, अर्थात बिछली घास को और बाजरे की कलगी को जब जब देखता हूँ, यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। कि जब उस बिछली घास को मैं देखता हूँ, जब जब देखता हूँ, तो सृष्टि का जो विस्तार है, उसका जो ऐश्वर्य है, उसका जो सौंदर्य है, उसकी जो वीरानी है, वह सिमट आती है, घनीभूत होकर के इकट्ठी हो जाती है। और मैं एकांत होता हूँ समर्पित, और उस विराट के प्रति मैं एकांत भाव से समर्पित हो जाता हूँ। अगेन की कविता में व्यक्ति और समाज के बीच के संबंध बार बार चित्रित वर्णित होते हैं। अगेन व्यक्ति के महत्व को, समाज के महत्व को स्वीकार करते हुए भी व्यक्ति के महत्व को बनाए रखने के समर्थक हैं। इसलिए अज्ञेयों को व्यक्ति स्वातंत्र्य का कवि भी कहा जाता है, व्यक्ति स्वातंत्र्य का साहित्यकार भी कहा जाता है। यहाँ मैंने कलगी बाजरे की के लिए भी एक अकेली शब्द का इस्तेमाल है, और एकांत समर्पण की बात है। अपने लिए वो कहते हैं कि और मैं एकांत होता हूँ समर्पित, मैंने अकेले में सोच विचार करके उस सृष्टि के प्रति कवि अपने को समर्पित कर देता है, उस प्रेयसी के प्रति अपने को समर्पित कर देता है। सृष्टि के इन उपकरणों को उपमान के तौर पर इस्तेमाल करते हुए शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? देखो, इतने सारे उपमानों की चर्चा करते हुए कि अगर मैं तुमको ललाटे सांझ की नवकी अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कुई टटकी कले चंपे की, इन सबसे कवि संबोधित नहीं करना चाहता। कवि नए उपमानों का इस्तेमाल कर रहा है, बिछली घास और बाजरे की डोलती हुई कलगी, लेकिन इतने सब से भी उसको पूरी तरह से संतोष नहीं होता है, और उस सौंदर्य के प्रति कवि अपने को पूरी तरह से एकांत भाव से समर्पित कर देता है। कवि कहता है शब्द जादू है, शब्द जादू है, अर्थात ये जितनी सारी बातें कही गई हैं वह शब्दों का ही जादू है। हम शब्दों के इस्तेमाल से किसी हंसते हुए को रुला सकते हैं,
और किसी रोते हुए को हंसा सकते हैं। तो शब्द जादू है। सारी कविता शब्दों में रची गई कविता है। कविता शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है, यह कविता की परिभाषा के रूप में कहा जाता है। कवि कहता है कि शब्द जादू हैं, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है। सौंदर्य के प्रति समर्पित होना, उस सृष्टि के प्रति समर्पित होना, कवि कहता है कि यह कुछ नहीं है। यानी कवि कहना यह चाहता है कि शब्दों की तुलना में इस समर्पण का महत्व भी कम नहीं है, इस समर्पण का भी महत्व ज़्यादा है। इस पूरी कविता में कवि जो भी उपमान चुनता है वो सारे उपमान प्रकृति से ग्रहित उपमान है। जो जिन नए उपमानों का चुनाव करता है वो अभी प्रकृति से ही लिए गए उपमान हैं। अपनी बात को कहने के लिए कवि ने लोकानुभवों का इस्तेमाल किया है, लोकानुभव का सहारा लिया है। और शब्दों के चयन में कवि पूरी तरह से उदार है। लोक के शब्द हैं, खड़ी बोली हिंदी के शब्द हैं, मालंच जैसा बंगला का भी एक शब्द है। तो अगेन के मैंने परंपरा और प्रयोग दोनों की विशेषताओं को समेटे हुए यह कविता है। उनके परंपरा और प्रयोग के बीच सामंजस्य का उदाहरण है यह कविता कलगी बाजरे।